हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने आपसे ये हर एक क्लास में मैंने आपको ये बात समझाई है कि आपका जो है एसएसटी का सिलेबस अब चेंज हो चुका है और उसी चेंज पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी तक आपने वो चीज़ समझा नहीं है, ठीक है, वो चीज़ पढ़ना नहीं स्टार्ट किया, तो मैं उसका सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर चुकी हूँ। ये आपका 3rd क्लास है। चैप्टर बहुत ही लंबे हैं, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में आपको पढ़ा रही हूँ। अगर मैं एक ही पार्ट में पढ़ाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी होगी, क्लास बहुत लंबा होगा और आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो शॉर्ट में हो, हाँ, आप फटाफट पढ़ के कंप्लीट कर लें, ठीक है। बहुत लोगों के पास टाइम होता है, बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो ऐसे में नोट्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं हर एक चैप्टर का 2-2 पार्ट आपके लिए लाई हूँ। पूरे का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, 7th 8th एज यूजुअल है। आपका क्लास 6 का एसएसटी का सिलेबस चेंज हुआ है। तीनों बुक को हटा के एक बुक सिर्फ कर दिया गया है और उसी एक बुक में आपके तीनों कंटेंट को मिला के आपका बुक तैयार हो गया है, ठीक है। तो मैं आपको जहाँ से पढ़ा चुकी हूँ उसके आगे से पढ़ाने वाली हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ तक पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। मैं ये सब आपको पढ़ा चुकी थी और आज से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ये पठार, ठीक है। मैं आपको पठार पढ़ाने वाली हूँ। चलिए पठार हम लोग देख लेते हैं, पठार क्या होता है, ठीक है। पठार एक ऐसी स्थलाकृति है जो आसपास के भूमि से उठी होती है। मतलब कि अगर सपोज करिए ये एक लैंड है, इससे थोड़ा सा उठा हुआ मिट्टी का जो लैंड हो, ठीक है, वो उसको पठार कहते हैं। और प्रायः इसकी सतह चपटी होती है। ये ऊंची तो होती है लेकिन ये चपटी होती है, मतलब ये अगर ऐसे की तरह बन जाएगा तो पहाड़ बन जाएगा, ठीक है। और इसकी जो ढलान होती है वो सीधी होती है। पर्वतों के समान कुछ पठार पृथ्वी के इतिहास के संदर्भ में नवीन और प्राचीन हो सकते हैं। पठार के 2 उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है, और सेकेंड है आपका दक्षिणी पठार। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से अधिक से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ये फैक्ट वाले सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। इसके कारण इसे विश्व की छत का नाम दिया गया है। इतना ही ऊंचा है कि इसे विश्व का छत भी कहा गया। तो आपका यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व का छत किस पठार को कहा गया है, तो आप कह सकते हैं तिब्बत के पठार को कहा गया है। पूर्व से पश्चिम दिशा तक यह लगभग 2500 किलोमीटर तक है, अर्थात चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक है। मतलब इतना ऊंचा है। मतलब आपका चंडीगढ़ आपका नॉर्थ में है और आपका कन्याकुमारी साउथ में है। मतलब ये पूरा, ठीक है, ये आपका हो जाता है। मध्य और दक्षिण भारत के डेक्कन का पठार विश्व की सबसे पुराने पठारों में से एक है, जो कई लाख वर्ष पहले ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण बना था, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख लीजिए। और जो पठार है, हाँ, पठार में खनिजों का जो है वो प्रचुर मात्रा में जमाव देखने के लिए मिलता है। इस कारण उन्हें खनिज का भंडार गृह कहते हैं। खनिज का भंडार गृह किसको कहते हैं? पठार को कहते हैं। पूर्वी अफ्रीका का पठार सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ का पठार? पूर्वी अफ्रीका का पठार। और भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोह कोयला और मैग्नीज के प्रचुर भंडार हैं। भारत में अगर पूछ लेगा तो छोटा नागपुर है, ठीक है। ये आपके सामने है, अगर आपको डिटेल पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, मैं उसको आपको पढ़ाते हुए चलूँगी। ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित लावा पठार उपजाऊ होते हैं। मतलब पठार कहाँ से बनते हैं? क्योंकि उनमें समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है। जब ज्वालामुखी फटता है, एक्टिव होता है, तब वहाँ से लावा बाहर निकलता है, क्योंकि उसमें काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी से ही आपके पठार बन जाते हैं, ठीक है। पठारों में अनेक आकर्षण जल प्रपात भी होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जम्बेजी छोटा नागपुर पठार में सुवर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जल प्रपात होता है और पश्चिमी घाट में शरावती नदी पर जोग जल प्रपात होता है। और चेरापूंजी के पठार में नहकाली काई जल प्रपात होता है, जो कि 340 मीटर की ऊंचाई से गिरते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब देखिए मैदान क्या होता है। मैदान एक ऐसी स्थलाकृति होती है जिसका विस्तृत, सपाट और हल्का तरंगित धरातल होता है। मैदान का देखिए सीधा अर्थ होता है
एक चपटा, हाँ, आपका स्थल, जो कि इनमें से कोई ऊंचाई पहाड़ियों पर होता है और कुछ गहरी घाटियों पर ये नहीं पाए जाते हैं। सामान्यतः मैदान की जो ऊंचाई होती है समुद्र तल से 300 मीटर की से अधिक नहीं होती है। समुद्र तल से, समुद्र तल क्या होता है? समुद्र की सतह का औसत स्तर, इसे माध्य समुद्र तल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका, देखिए बहुत सारे पेंटागोनिया है, गंगा ब्रह्मपुत्र यहाँ पे है, मंगोलियन तिब्बत से ये यहाँ पे सभी मिलते हैं जाके। ठीक है, ये तो यहाँ पे है, देखिए यह विश्व मानचित्र है, कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं, पठारों और मैदान को दर्शाता है। तो ये देखिए जो ग्रे वाला है, जहाँ जहाँ ग्रे है वहाँ पे आपके पठार हैं, और आपका नदियों का जो मैदान है, अमेजन, हाँ, मिसिसिपी, और आपका नील, हिमालय, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। और आपका पर्वत श्रृंखला कहाँ कहाँ है? यहाँ पर हिमालय, यूराल, एटलस, अलास्का, यही सब है। ये देखिए, ये हम लोग जब ऊपर से मैप को देखेंगे तो ये गंगा का जो मैदान है ये इस तरह से दिखाई पड़ता है। हाँ, अगर अंतरिक्ष से या कहीं बहुत दूर से ड्रोन वगैरह से अगर इसकी पिक्चर ये है बनी है, ये इस प्रकार का कुछ दिखाई पड़ता है। देखिए, भारत की कुल जनसंख्या एक चौथाई से अधिक है, अर्थात 40 करोड़ की जनसंख्या भारत के गंगा के मैदान में होती है। लेकिन विश्व के बहुत सारे अन्य मैदान के समान अन्य क्षेत्रों में रहने वालों का मुख्य व्यवसाय मत्स्य पालन और कृषि है। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं, जो अन्य मैदानों में रहते हैं, वो कार्य कौन सा करते हैं? मत्स्य पालन, मतलब कि मछली पालते हैं, और वो कृषि का कार्य करते हैं। उनके यहाँ चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी जैसे खाद्य फसलें उगाई जाती है, और साथ ही साथ में जूट, कपास, सन, रेशेदार फसलें भी उगाई जाती हैं। तो इन्हीं सब टाइप का उन लोग खेती करते हैं। यद्यपि सिंचाई से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, किंतु इसमें भूमिगत जल स्तर में गिरावट होती है। इससे इस क्षेत्र में कृषि के भविष्य को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थिति भी उत्पन्न होती है, और गंगा के मैदानी भागों को प्रभावित करने वाले कुछ अन्य समस्याएं भी हैं। मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदूषण, चाहे वो पर्वत हो चाहे वो मैदान हो, विश्व में बहने वाली जितनी भी नदियां हैं उनका अपना एक सांस्कृतिक मूल होता है। और उन्हें, मतलब वो एक पवित्र नदी होती है। अगर सपोज करिए गंगा है तो गंगा हो गई, संगम हो गया, तो ये सारे जो हैं ये पवित्र स्थल के लिए माने जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये गंगा है। ठीक है, चलिए 3 प्रमुख स्थल रूपों के बारे में हम लोग ने समझा है। उसके बाद क्या है कि इसका जो स्वरूप है, हाँ, बहुत जटिल है। इनमें से एक स्थल रूप मरुस्थल है। ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाले मरुस्थल व्यापक व दूर दूर तक शुष्कता का फैलाव कर देते हैं। कुछ मरुस्थल गर्म होते हैं, अफ्रीका का जैसे सहारा। ठीक है, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल जो है वो बहुत गर्म होता है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी में स्थित थार डेजर्ट, ठीक है, सहारा डेजर्ट और थार डेजर्ट बहुत ही गर्म होते हैं। लेकिन कुछ अन्य मरुस्थल भी हैं जो कि ठंडे भी होते हैं, और इसमें से कौन कौन से हैं? एशिया का गोबी मरुस्थल जो कि ठंडा होता है, और अटलांटिक महाद्वीप को भी मरुस्थल ही मानते हैं। तो ये चीज़ है कि कौन कौन सा मरुस्थल गर्म होता है, आपका सहारा और थार, और कौन कौन सा ठंडा होता है, आपका गोबी और अंटार्कटिक। मानव ने जिस समाज में जिस प्रकार अपना जो भी स्थलाकृति विभिन्न प्रकार से अपने घर बनाए हैं, ठीक है, उसमें वो उस चीज़ को वो अडॉप्ट किए हैं। उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये इस बात का साक्षी है। चलिए, प्राचीन तमिल संगम कविता की 5 टीनें 5 दृश्य भूमि है जो कुछ विशिष्ट देवताओं, जीवन शैलियों, मनोदशाओं और भावनाओं जैसे प्रेम, अनुराग, अलगाव, झगड़ा आदि से जुड़ी है। यहाँ से इसको आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग लास्ट चीज़ पढ़ लेते हैं कि स्थल रूप 3 प्रकार के होते हैं जो हमने पढ़ चुके हैं, पर्वत, पठार और मैदान। उनकी भौतिक विशेषताएं और पर्यावरण बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐतिहासिक समय से लोगों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप उस स्थल रूप से संबंधित होते हैं जिससे वे जहाँ वो निवास करते हैं। वे स्थल रूप विश्व की संस्कृति के अभिन्न भाग हैं। विशेष रूप से भारतीय संस्कृति विविध प्रकार से उन्हें मानती रहती है
अब प्रत्येक स्थल रूप विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के साथ साथ अवसर को भी प्रस्तुत करता है। तो ये आपका पूरे चैप्टर का एक सार है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो बस इतना ही है इसमें, ठीक है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। आगे हम लोग चैप्टर 4 लेकर आने वाले हैं, ठीक है। ये चैप्टर 4 लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।